तो हमारा आज का टॉपिक है ऑस्मोसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं परासरण व परासरण दाब। देखिए, ऑस्मोसिस भी एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी एक अणुसंख्य गुणधर्म होता है जो कि विलेय के अणुओं पर निर्भर करता है, यानी उससे प्रभावित होता है। अब ऑस्मोसिस होता क्या है? देखिए, अगर सामान्यतः इसकी डेफिनेशन या परिभाषा की बात की जाए तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह या गति परासरण कहलाता है। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। लेकिन इसमें समझिए होता क्या है। कहने का मतलब ये होता है कि परासरण एक क्रिया होती है। इस क्रिया में होता ये है कि जो शुद्ध विलायक के कण होते हैं ये विलयन के अंदर जाने लगते हैं, यानी ये जो प्रक्रिया होती है ये स्वतः होती है। अगर ऐसे देखिए, आप विलय एक बाउल ले लीजिए या एक कंटेनर ले लीजिए, उसमें आप पहले शुद्ध विलायक को रखिए, बीच में डाल दीजिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली। अब अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है ये आपको आगे बताऊंगी, पहले ये जानिए कि इस प्रोसेस में होता क्या है। तो आप एक पहले शुद्ध विलायक लीजिए। शुद्ध विलायक का मतलब उसमें विलय नहीं मिला होगा, सिर्फ विलायक होगा और उसमें और कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी। तो पहले शुद्ध विलायक लीजिए और बीच में आप एक लगा दीजिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली। और इस अर्धपारगम्य झिल्ली के ऊपर आप रख दीजिए विलयन को। विलयन में क्या होगा? विलयन में विलायक भी होते हैं और विलेय भी होते हैं। तो ऐसा होता है कि मूवमेंट में ऐसा देखा गया है कि जो शुद्ध विलायक के कण होते हैं ये किसकी तरफ को मूव होने लगते हैं? विलयन की तरफ को। अब यहाँ होता यह है, दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि जो विलायक के कण होते हैं ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर को मूव हो जाते हैं। अब ये क्या होता है ये आपको आगे बताऊंगी, पहले बस इतना समझिए कि जो विलायक के कण होते हैं ये विलयन की तरफ को जाने लगते हैं, किससे? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। अब देखिए, एक परासरण होता है, एक होता है विसरण। विसरण को डिफ्यूजन कहते हैं और परासरण को ऑस्मोसिस कहते हैं। अब डिफ्यूजन और परासरण में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जो विसरण होता है इसमें किसी की भी गति हो सकती है, विलेय की भी हो सकती है और विलायक की भी हो सकती है, लेकिन परासरण में सिर्फ विलायक के कण मूव करते हैं। डिफ्यूजन में अर्धपारगम्य झिल्ली की नीड नहीं होती है और जो है वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, और परासरण जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है और उसके लिए अर्धपारगम्य झिल्ली इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए एक एग्जांपल, जनरल से एक एग्जांपल मिलता है। जैसे अगर आप किशमिश जो होता है जिसको रेजिन कहा जाता है, इस किशमिश को अगर आप पानी में रख देते हैं, एक बाउल लीजिए और उसमें पानी रख दीजिए और पानी में किशमिश को डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद वो पानी जो है उस किशमिश में चला जाता है। किशमिश के अंदर का जो रस होता है वो गाढ़ा होता है और जो विलायक यानी हमारा जो पानी होता है वो शुद्ध विलायक होता है, जो कि हल्का होता है, तनु होता है। तो यहाँ पे मूवमेंट विलायक की हो रही है, किसकी तरफ? विलयन की तरफ। अब इसमें जो है जो गाढ़ा होता है, तो दूसरी जो हमारा टर्म होता है कि तनु तनु जो स्टेज होता है उससे सांद्र यानी सांद्रता की ओर गति करता है, यानी कम से अधिक की ओर गति करता है। और यही वजह होती है कि यहाँ पे विलायक के कण यानी पानी के कण इस किशमिश के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होती है ये ऑस्मोसिस या परासरण कहलाती है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि विलायक कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह या गति परासरण कहलाता है। अब जान लेते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। देखिए जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। वैसे तो जो अर्धपारगम झिल्ली के अलावा भी दो और झिल्लियाँ होती हैं, जिस एक परमेबल होती है, एक नॉन परमेबल होती है, लेकिन अभी यहाँ जानते हैं कि सेमी परमेबल क्या होती है। वे झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आर पार जाने देती है, परंतु विलेय के अणुओं को नहीं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। अभी मैंने बताया कि दो और होती है, एक होती है परमेबल और एक होती है नॉन परमेबल। अब जो परमेबल होती है वो दोनों के अणुओं को गति करने देती है, विलेय की भी और विलायक की भी। और जो नॉन परमेबल होती है वो दोनों के अणुओं को गति नहीं करने देती, ना ही विलेय ना ही विलायक। लेकिन जो अर्धपारगम्य होती है, अर्ध का मतलब होता है सेमी, यानी एक हाफ, यानी हाफ काम करती है। तो यानी विलायक के अणुओं को तो ये जाने देती है लेकिन विलेय के अणुओं को नहीं, तो इसीलिए इसको अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। देखिए नेचुरली जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वो जैसे एग मेम्ब्रेन होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो हमारी सेल होती है वो भी एक जो है अर्धपारगम्य झिल्ली है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और इसमें भी यही होता है कि हमारे सभी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी गति इस सेल में नहीं हो सकती है, सिर्फ उन्हीं की मूवमेंट हो सकती है जिसको ये परमिशन देगा।
अब आर्टिफिशियल में जो होता है कॉपर फेरोसाइनाइड होता है और इसको पूर्ण रूप से एक अर्धपारगम झिल्ली का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि और देखिए पराशर की एक और डेफिनेशन होती है। जैसे मैंने भी बताया था कि जो अणुओं की गति होती है ये कम सांद्रता यानी तनु से अधिक सांद्रता यानी जो सांद्र होते हैं उसकी ओर होती है। अब देखिए ऐसी सांद्रता के आधार पे जो होता है पराशर 3 टाइप का होता है। मतलब पराशर जो विलयन होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। अब देखिए मान लीजिए एक तरफ आप डाइल्यूट रखिए और बीच में आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दीजिए और दूसरी तरफ कंसंट्रेटेड रख दीजिए, यानी सांद्र रखिए और एक तरफ तनु विलयन रखिए। तो अब इसमें क्या होगा, इसके जो कण होंगे ये इसकी तरफ को मूव करेंगे, लेकिन अब क्योंकि ये तनु है तो इसको अल्प पराशरी कहा जाएगा और ये ज़्यादा सांद्र है तो इसको अति पराशरी कहा जाएगा। तो ये हाइपोटोनिक होंगे और ये हाइपरटोनिक होंगे। अब एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब इन दोनों के जो सांद्रता है ये इक्वल हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ये और ये दोनों एक ही कंसनट्रेट के होंगे, तो उस टाइम इनको आइसोटोनिक यानी समपराशरी विलयन भी कहा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर परासरण के कारण उत्पन्न स्थैतिक दाब विलयन के परासरण के दाब की माप होती है। अब इसमें जो है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है इसको जानते हैं। देखिए जब कोई भी जो विलायक होता है ये गति करता है विलयन की ओर यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करता है, तो एक टाइम आता है जब दोनों बराबर हो जाते हैं यानी दोनों की सांद्रता बराबर हो जाती है। इस टाइम जो विलायक के कण इस पर प्रेशर डालते हैं वही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक, इसकी एक और डेफिनेशन होती है, लेकिन पहले भी ये समझिए कि जब इक्विलिब्रिया आ जाता है यानी दोनों की भी साम्यावस्था आ जाती है। साम्यावस्था मतलब दोनों बराबर एक ही रेट में आ जाते हैं, दोनों की तरफ की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है, रेट एक हो जाता है, तो उस स्थिति को इक्विलिब्रिया कहते हैं। और ऐसे स्टेज में जो विलायक के कण होते हैं जो विलयन के कण पर प्रेशर डालते हैं उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक या परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि समझने के लिए इस देखते हैं, मान लेते हैं हमने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में एक तरफ हमने सॉल्वेंट भरा और दूसरा कंटेनर लिया उसमें सॉल्यूशन भरा, दोनों को ऐड कर देते हैं। एक तरफ जो है इसको ओपन करते हैं फ्लो इंडिकेटर के लिए कि देखें कि कितना जो है इधर से इधर को मूव हुआ ये जानने के लिए, और दूसरा तरफ देखते हैं एक पिस्टन लगा देते हैं जो इस पर प्रेशर डालेगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे कि परासरण में क्या होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो विलायक होता है इसके मॉलिक्यूल किधर को जाते हैं, सॉल्यूशन की तरफ, विलयन की तरफ जाते हैं। तो मैंने बताया था कि एक इक्विलिब्रिया दोनों के बीच जब आ जाता है यानी दोनों के कंसंट्रेशन जब समान हो जाते हैं तो जो सॉल्वेंट का जो प्रेशर सॉल्यूशन पे पड़ता है यानी विलयन पे पड़ता है वही उसका ऑस्मोटिक या परासरण दाब होता है। अब मान लीजिए मैंने बताया था कि दूसरी डेफिनेशन भी इसकी दी जा सकती है। अब देखिए अगर आपको इसको रोकना है यानी जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यानी जो विलायक के कण इधर को गति कर रहे हैं, अगर इनको रोकना है तो जितना प्रेशर ये इधर को लगा रहे हैं अगर इतना ही प्रेशर हम ऊपर से इधर को लगा दें तो क्या हो जाएगा, दोनों की चीज़ें रुक जाएंगी यानी ये इतना मूव ही नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बराबर ही हमने इधर से फोर्स लगा रखा है। ऐसे स्टेज में क्या होगा, ये भी क्या होगा, एक ऑस्मोटिक प्रेशर ही होगा जो कि इक्वल होता है सॉल्वेंट के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। यानी हम सॉल्वेंट के जो मूवमेंट है इसकी जो गति होती है उसको रोकने के लिए जो सॉल्यूशन पे प्रेशर डालते हैं वो किसके बराबर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब के बराबर होता है। अब इसी में एक टर्म आ जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है, देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, ऑस्मोसिस मतलब परासरण। यानी जो भी परासरण भी मैंने इतना पढ़ाया है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो इसमें क्या होता है रिवर्स मतलब ये उल्टा होगा। अब उल्टा कैसे होगा, मान लीजिए भी मैंने इसमें बताया था कि यहाँ अगर पिस्टन होता है और यहाँ दाब डालेंगे इसको रोकने के लिए, तो जब ये रुक जाएगा तो समझिए दोनों तरफ बराबर का प्रेशर लग रहा है। ऐसे स्टेज में आप ये कह सकते हो कि जो सॉल्यूशन पे प्रेशर पड़ेगा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को रोकने के लिए वही इसका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। सेम अगर उससे ज़्यादा यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को रोकने से ज़्यादा हमने दाब लगा दिया तो क्या होगा, इसमें जो इसके जो विलायक के कण हैं यानी इस सॉल्यूशन में जो विलायक के कण हैं वो किधर को जाने लगेंगे, विलायक की तरफ जाने लगेंगे। और यही क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। यानी यहाँ क्या होने लगा है, उल्टा काम होने लगा है। अब इसके विलायक के कण इधर को जाने लगे। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अब
जब हम रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सेमी परमेबल की नीड होती है, यानी जो हमारा अर्ध पारगम झिल्ली होनी चाहिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्रेशर डालेंगे तो उसके फटने के चांसेस हो जाएंगे, और अगर फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें ऐसी मेम्ब्रेन चाहिए जो कि मजबूत हो, यानी इन दोनों के बीच जो मेम्ब्रेन हो वो मजबूत। तो मोस्टली जो सेलुलोज एसीटेट होता है, ये सेलुलोज एसीटेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इसका यूज़ किया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस यानी उत्क्रम परासरण में, यानी जो उल्टा परासरण होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।